अगर आप उन बातों एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी है एवं इसका भविष्य केवल पछतावा है। इसलिए चिंता नहीं, चिंतन करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बजने वाले हैं और समय हो गया है आपके पसंदीदा शो, एकमात्र पसंदीदा सुपर प्राइम टाइम शो यानी कि जनमत का। एक ऐसा शो जहां हर खबर पर पोल के माध्यम से आप भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं, तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं रोजाना 9 बजे से पहले जनमत में। और जनमत में आज कौन से मुद्दे आपके लिए हम लेकर आए हैं, जरा फटाफट एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। हर वो मुद्दा जिसका सरोकार, जिसका आपको इंतजार है, उस पे एक चर्चा होगी, उस पे खबर पक्का आपके लिए आज हम लेकर आएंगे। पहला मुद्दा दिल्ली चुनाव का। तारीखों का ऐलान हो गया है, रिजल्ट की डेट भी पता चल चुकी है। अगर आपने नहीं सुनी, नहीं देखी, तो आपको एक बार फिर से एक रिवीजन करा देते हैं। दिल्ली चुनाव में इलेक्शन की डेट कब है और कब रिजल्ट है, ये आपको बताएंगे। और इलेक्शन कमीशन ने क्या जवाब दिया। बार बार जो विपक्ष रोना रोता है कि भाई ईवीएम ये हैक है, वो है, फलाना ढिमाका, तो अब उनका जवाब आ चुका है। और ये मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण है, यानी भारत पोल। अंग्रेजी पिक्चरें आप अगर देखते होंगे और आप उसमें देखते होंगे कि भाई एक्शन मूवी अगर वो हो, उसमें इंटरपोल बहुत आता है। पुलिस एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य, यानी एक देश की पुलिस दूसरे देश के साथ कोऑर्डिनेट करके चलती है। भारत में आ चुका है भारत पोल। ये गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा लॉन्च कर दिया जा चुका है। इंटरपोल से कनेक्शन एक लोकल पुलिस का भी हो सकता है। कितनी डिटेलिंग में ये काम होगा, पुलिस कितनी आगे बढ़ जाएगी भारत की, इस पर चर्चा होगी। फिर कम जन्म दर पर चिंता। देखिए, भारत में अब बच्चे कम पैदा हो रहे हैं और कुछ एक राज्य में ऐसी चिंता भी जताई गई है। अब चंद्रबाबू नायडू की तरफ से क्या चिंता जाहिर की गई है, वो कह रहे हैं कि भाई जापान जैसा मत बनिए, बाकी देशों जैसा मत बनिए। और आजकल क्या लोग कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, और क्या सोच के कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, क्या सोचते हैं इससे देश की उन्नति होगी, अपने खर्चे बचाने की सोचना, या तमाम चीजें। इसका एनालिसिस बहुत महत्वपूर्ण है, कहीं ये ट्रेंड ना बन जाए और देश को नुकसान ना हो जाए। कम आबादी भी खतरनाक होती है। फिर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप स्टालिन पर कैसे लगा, क्यों लगा, इसका विश्लेषण और जानकारी आपके लिए आज जनमत में। चलिए, ये बड़े मुद्दे आपके लिए आज हमने फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से आपको ये तो बता दिए। अब आते हैं मुख्य मुद्दों पर। पहला मुख्य मुद्दा है दिल्ली चुनाव। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को चुनाव के लिए वोटिंग होगी, तो वहीं 8 फरवरी को नतीजे आएंगे, यानी 8 तारीख को रिजल्ट्स आ जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि भाई अब दिल्ली में किसकी सरकार है, अब की बार किसकी सरकार। क्या आपकी सरकार, बीजेपी की सरकार, या कांग्रेस की सरकार, कुछ भी हो सकता है। चुनाव है, जनता का जो मूड करे उसको वोट जनता देगी। इसके साथ ही आपको बता दें, दिल्ली चुनाव का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के लोग लंबे समय से इस तारीख का इंतजार कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि हमें भरोसा है कि दिल्ली के लोग फिर से आपकी सरकार बनाएंगे, यानी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। आम आदमी पार्टी ने चुनाव की सभी तैयारियां पहले से शुरू कर दी थी। अब चुनाव की घोषणा के बाद इसे अगले चरण में लेकर जाएंगे आम आदमी पार्टी के लोग। अब पार्टी के 70 उम्मीदवार घोषित हो भी चुके हैं, मैक्सिमम उनके द्वारा ही घोषित हो चुके हैं। बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए इस बार भी घर बैठे वोटिंग की सुविधा होगी। इलेक्शन कमीशन के द्वारा क्या फैसिलिटीज हैं, थोड़ा थोड़ा आपको बताता मैं चलता हूं, आप समझते चलिए। 85 साल से ऊपर और दिव्यांगजन भाइयों बहनों के लिए उनको पोलिंग बूथ आने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे लोग फिर भी वोटिंग करने आते हैं तो उनके लिए पोलिंग बूथ पर मौजूद वॉलंटियर्स उनकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। उनको मदद करनी भी पड़ेगी और हर कोई करता भी है। अब प्रेस वार्ता की शुरुआत हुई, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, वहां पर तारीखों का ऐलान हुआ। अब प्रेस वार्ता के दौरान बात शुरुआत करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी राजीव कुमार ने कहा कि लोकतंत्र बहुत सुंदर बगिया है, अपने वोटों से ऐसे ही सजाते रहें। हम 90 करोड़ वोटर्स के आंकड़े को पार कर चुके हैं, जल्द ही 1 अरब का आंकड़ा पार कर लेंगे। दिल्ली वालों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। मुझे उम्मीद है कि इस बार दिल्ली दिल से वोट करेगी। ईवीएम पे भी उन्होंने जवाब दिया। ईवीएम की सवाल जो कहा है वो भी आपको बता देता हूं मैं। ईवीएम पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि चुनाव से 7-8 दिन पहले ईवीएम तैयार की जाती है और हर दल को वोटर लिस्ट के बारे में जानकारी दी जाती है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, चलिए एक क्विकली उनकी जो बाइट है, प्रतिक्रिया, बीच बीच में आपको उनकी प्रतिक्रियाएं भी सुनाते चलते हैं। दिस इज द शेड्यूल. We will start, it's a single phase election.
Date of notification will be 10th of January, Friday. Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January. Withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given. Date of poll is 5th and counting is 8th, and 5th again we have very deliberately kept Wednesday, क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे में रखा है। सीसीटीवी का रूल चेंज करने का बेसिक कारण यही है। लेट एवरीबडी बी अश्योर्ड देयर इज नथिंग व्हाट वाज अवेलेबल विल नॉट बी अवेलेबल। वी आर मेकिंग दिस थिंग। अगर अभी भी ऐसा लगे, अभी तो हमने किया भी नहीं, अभी क्या चेंज किया है? एज प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स, अभी तो प्रिस्क्राइब भी नहीं किया, पहले से पहले ही। जब प्रिस्क्राइब करेंगे तब पूछ लेना। जब प्रिस्क्राइब्ड है वो मैंने बताया 25+4 93(2) में इतने फॉर्म्स मिलते हैं, वो मिलते रहेंगे, वो तो रूल्स में ही लिखे हुए हैं। वी हैव नॉट चेंज। सो पारदर्शिता इज आवर बिगेस्ट फोटे। अगर कोई हमसे कहेगा भी कि पारदर्शिता खत्म कर दीजिए, हम नहीं करेंगे। वी विल रिक्वेस्ट एंड डेवलप एंड अलाउ एवरीबडी टू आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज एविडेंस इंस्पायर्स कॉन्फिडेंस ऑफ द कोर्ट दैट दे आर टेम्पर प्रूफ। व्हाट एल्स कैन बी सेड? EVMs are foolproof devices for counting. Allegations of tampering are baseless. We are not saying. We are speaking now because we don't speak when elections are on. And I want to clarify this so that it remains. Questions are not asked. When asked, at least you are all equipped to check them before writing. Invention is undoubtedly a great achievement and national pride. EVM with VVPAT system ensures accuracy of voting system. ECI has successfully held free and fair elections. Lowering down of the image and prestige of the constitutional body cannot be allowed. On paper ballots, return to outdated paper ballot system is unwarranted, regressive. This is aimed at derailing the electoral process. What else can? चलिए, आपने इलेक्शन कमीशन की बात को सुनी, और जो ईवीएम की टैंपरिंग के आरोप लगाए जाते हैं वो कह रहे हैं कि भाई आपने ट्राई कर लिया और भाई ये मामला कोर्ट में चला गया। वहां से भी देखिए एक तरीके से फटकार ही लगी है, मुखी खानी ही पड़ी है विपक्ष को, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट है। और ये कोई छोटा चुनाव नहीं है, विश्व का सबसे बड़ा चुनाव का आयोजन अगर कोई कराने का जो है मुद्दा रखता है कि कोई कर सकता है, वो तो भारत का इलेक्शन कमीशन ही है, उनके द्वारा ही किया जा सकता है। फिर ऐसे आरोप लगाना विपक्ष की तरफ से बिल्कुल ठीक नहीं है। जब विपक्ष जीत जाता है तो वो कुछ नहीं बोलता, वो कहते हैं सब ठीक है। जहां हार जाता है विपक्ष तो कहता है ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है। अब चलो, इलेक्शन कमीशन की बात आपको सुनाई, अब आपको बाकी राजनीतिक दलों की, नेताओं की प्रतिक्रिया भी सुनाते हैं कि उनका क्या कहना है कि भाई चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, अब क्या करना है। नेताओं की जुबानी सुनिए। इस तारीख का इंतजार दिल्ली की जनता लगातार कर रही थी और 5 तारीख दिल्ली में बदलाव की तारीख है। दिल्ली के 1,55,00,000 से ज्यादा मतदाता उस दिन दिल्ली का भविष्य निर्धारित करेंगे। जिन लोगों ने दिल्ली को लूटने का काम किया है, उस आपदा को दिल्ली से भगाने का काम 5 फरवरी को होगा और 8 तारीख को दिल्ली में डबल इंजन की भाजपा की सरकार बनेगी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ फिर जाएंगे केजरीवाल। क्या है, ये 5 बहुत लकी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। 25 मई यहाँ पे 2 और 5 आया था, उसमें तो भी हम 7 सीट जीते। अब 5 फरवरी आया है तो हम इसको बहुत शुभ मानते हैं और 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा। देखिए, दिल्ली की जनता बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि जल्दी चुनाव का डेट आए, और जिन लोगों ने बुजुर्गों के पेंशन रोक दिए, जिन्होंने गरीबों के 5 लाख का फ्री इलाज मोदी जी का रोक दिया, जिन लोगों ने सांसों पे आपातकाल लगा दिया, जिन लोगों ने पानी प्रदूषित दे करके हजारों लोगों की जान ले ली, जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का जीना दुभर कर दिया, उनको जल्दी से हटाया जाए। चुनाव आयोग जल्दी डेट घोषित करे। 5 फरवरी डेट फिक्स हो गया और इसी दिन झूठ और लूट वाली पार्टी जो आपदा बन गई है दिल्ली के लिए, अब वो जाएगी। स्वागत है। और दिल्ली में स्थिति कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी बन रही है। असल में लोग पिछले कुछ वर्षों से जो भाजपा और केजरीवाल जी में तू मैं हो रही है,
जिस तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार झगड़ रहे हैं उससे अजीज आ चुके हैं। जनता के सवाल इस सारे मामले में पृष्ठभूमि में चले गए हैं। महंगाई, रोजगार, भ्रष्टाचार आदि सब पृष्ठभूमि में चले गए। चुनाव का शंखनाद हो गया है। भाजपा इस निर्णय का स्वागत करती है। प्रत्येक भाजपा का कर्मठ कार्यकर्ता चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और तत्पर है। पिछले एक दशक से एक आपदा ने दिल्ली को ग्रस्त कर रखा है, जिसने यहाँ पर केवल सत्ता भोगी है, लेकिन दिल्ली वासियों की तरफ किसी भी प्रकार को दायित्व को नहीं उठा है। अब मैं अनुरोध करूंगी दिल्ली की जनता से, खास करके दिल्ली के यूथ से, कि भारी नंबर्स में आकर मतदान केंद्र तक जरूर जाएं, मतदान करें। देखिए, दिल्ली की जनता बहुत एक्साइटेड है चुनाव को लेकर, क्योंकि वो जो 10 सालों से काम हुए उस कामों को आगे बढ़ाना चाहती है। उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी ही एक हैं जो 24 घंटे बिजली देते हैं, फ्री बिजली देते हैं, पानी दे रहे हैं, पानी 24 घंटे देने का योजना बना रखी है, स्कूल अच्छे किए, अस्पताल अच्छे किए, बस फ्री किया महिलाओं के लिए, 2100 रुपये देने का वादा कर रहे हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, बुजुर्गों का इलाज सारा फ्री करा रहे हैं। तो एक अरविंद केजरीवाल जी हैं जो जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो दिल्ली की जनता एक उत्सव के माहौल में निकलेगी और अगले कुछ दिन जब तक चुनाव नहीं होते तब तक आप देखना हर। चलिए, खबर आपने देखी। और जनमत एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जो कि वोट से रिलेटेड है, पोल से रिलेटेड है, और हर खबर पर हम आपसे पोल लेते हैं और दिल्ली चुनाव की मेगा कवरेज भी करेंगे। इसलिए पोल के माध्यम से हमने आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता देते हैं कि भाई क्या दिल्ली के रण को जीत पाएगी बीजेपी, ये हमारा प्रश्न था। तो उत्तर है 83% लोग कह रहे हैं हाँ। 17% ना मानते हैं, वो भी एक आंकड़ा है, बड़ा आंकड़ा है, लेकिन 83% ये मानते हैं कि भाई दिल्ली के रण को जीत पाएगी बीजेपी। क्या ये बदलाव की एक बयार के रूप में इसको देखा जाए, एक बदलाव की हवा के रूप में देखा जाए? आने वाला वक्त बताएगा। दिल्ली में बीजेपी की तैयारी इस बार काफी ज्यादा है बनिस्बत पहले के, और आम आदमी पार्टी भी उतनी कॉन्फिडेंट इस वक्त नजर नहीं आ रही है जितना पहले हुआ करती थी, और ये अरविंद केजरीवाल की बॉडी लैंग्वेज से पता लग ही रहा है। और जिस तरीके से चुनावी वादे किए जा रहे हैं, चाहे आप कोई भी कह लीजिए, चाहे धर्म की तरफ जो राजनीति के जिसका आरोप लगाती है आम आदमी पार्टी बीजेपी पर, अब क्या आम आदमी पार्टी वो नहीं कर रही है जब वो फिर पुजारियों को और ग्रंथियों को 18,000 रुपये वेतन की बात कहती है और महिलाओं को जो राशि देने की बात कहती है? ये तमाम मुद्दे उसी ओर इशारा करते हैं कि वो भी समझ चुके हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार को चित्तूर जिले में कुप्पम विजन 2029 दस्तावेज का अनावरण करते हुए घटती जन्म दर को लेकर अपनी गंभीर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि भारत को दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों की गलतियों से अब सबक लेना चाहिए, जहां जन्म दर में भारी गिरावट ने सामाजिक और आर्थिक समस्याएं पैदा की हैं। नायडू ने इस बात पर जोर दिया कि देश को इस दिशा में सावधानीपूर्वक कदम उठाने की जरूरत है ताकि भविष्य में ऐसी चुनौतियों से बचा जा सके। जन्म दर में गिरावट पर गहरी चिंता आखिर क्यों है, ये आप जान लीजिए। अब बात करेंगे कुप्पम की। कुप्पम में जन्म दर 1.5 तक गिर चुकी है, जबकि इसे 2 से ऊपर होना चाहिए, यानी 1.5 पे है, 2 से ऊपर जन्म दर होनी चाहिए, यानी बर्थ रेट कम से कम 2 की बर्थ रेट पर बच्चे पैदा होने चाहिए। मुख्यमंत्री ने दक्षिण कोरिया का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां जन्म दर 0.9 तक गिर चुकी है। माने एक कपल का अगर देखा जाए तो 0.9 का आंकड़ा वहां पर है, जो अलार्मिंग स्थिति है। जापान भी गिरती जन्म दर और तेजी से बढ़ती वृद्ध आबादी यानी बूढ़ी आबादी के कारण बड़ी समस्याओं का सामना कर रहा है जापान। उन्होंने कहा कि यदि इस समस्या का समाधान जल्द नहीं किया गया तो भारत भी इन देशों की तरह सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों से जूझ सकता है। समाज में बदलती सोच क्या है? अब नायडू ने बदलते सामाजिक दृष्टिकोण पर भी चर्चा की, खुल के चर्चा उन्होंने की। उन्होंने कहा कि आजकल कुछ दंपत्ति बच्चों को जन्म देने से इसलिए बच रहे हैं क्योंकि वे अपनी कमाई खुद पर खर्च करना चाहते हैं। उन्होंने इसे खतरनाक प्रवृत्ति बताते हुए कहा कि यदि हमारे माता पिता भी ऐसा सोचते तो शायद आज हम इस दुनिया में नहीं होते। उन्होंने संतानहीनता को भी कभी समाज में कलंक मानने वाली सोच का उल्लेख करते हुए कहा कि एक स्थायी और प्रगतिशील समाज के लिए नई पीढ़ी का आना जरूरी है।
अब कुप्पम विजन 2029 के बारे में आपको बताएं, जहां सर्वांगीण विकास की योजना भी थी। अब कुप्पम विजन 2029 में क्या हुआ? ये जो कुप्पम विजन 2029 दस्तावेज का उद्देश्य कुप्पम क्षेत्र का समग्र विकास करना है। इस दस्तावेज में पड्डू सुत्रलू यानी 10 सिद्धांतों को शामिल किया गया है, जहां पर शून्य गरीबी, रोजगार सृजन, कौशल विकास, जल सुरक्षा और किसानों की आकांक्षाओं को पूरा करने जैसे लक्ष्यों पर यह दस्तावेज केंद्रित है। मुख्यमंत्री ने स्वर्ण आंध्रा 2047 यानी स्वर्ण गोल्डन आंध्र प्रदेश 2047 की तर्ज पर कुप्पम के लिए स्वर्ण कुप्पम दृष्टिकोण की शुरुआत की है, जिसमें जनसंख्या प्रबंधन एक महत्वपूर्ण पहलू है। 2047 के बाद वृद्ध आबादी में वृद्धि की संभावना कितनी है, यह भी आप जान लीजिए। मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि 2047 तक भारत में युवा आबादी अधिक होगी, लेकिन उसके बाद वृद्ध लोगों की संख्या में तेजी से इजाफा होगा, तेजी से वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि प्रति महिला 2 से कम बच्चों को जन्म देने से जनसंख्या में गिरावट आएगी, जो आने वाले दशकों में बड़ी समस्या बन सकती है। उन्होंने सुझाव दिया कि संतुलित जनसंख्या प्रबंधन की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए ताकि समाज की प्रगतिशीलता बनी रहे। जन्म दर और जनसंख्या प्रबंधन पर चर्चा जरूरी है। ऐसा देखो नायडू जी ने और क्या कहा। नायडू जी ने कहा कि जन्म दर और जनसंख्या प्रबंधन पर परिवारों में खुली चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने जनसंख्या प्रबंधन को समाज की प्राथमिकता में शामिल करने पर जोर दिया है। ये चर्चा केवल व्यक्तिगत स्तर पर सीमित ना रहे, बल्कि इसे राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। अब समाधान की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं, समाधान क्या बताया गया है, ये भी आप जान लीजिए। दरअसल नायडू ने अपने भाषण में सुझाया कि गिरती जन्म दर से निपटने के लिए सरकार और समाज को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने दंपतियों को प्रोत्साहित करने और जागरूकता को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है। नायडू ने कहा कि केवल आर्थिक प्रगति ही काफी नहीं है, जनसंख्या का संतुलित और स्थिर होना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। एन चंद्रबाबू नायडू का घटती जन्म दर पर दिया गया यह बयान केवल कुप्पम या आंध्र प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे भारत के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी है। उन्होंने न केवल समस्या को पहचाना, बल्कि इसके समाधान के लिए भी एक ठोस दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किया है। यह समय है कि भारत जनसंख्या प्रबंधन पर गहन विचार करे और भविष्य के लिए एक स्थायी योजना तैयार करे, ताकि सामाजिक और आर्थिक संतुलन बनाया रखा जा सके। तो ये खबर हमने आपको बताई तमिलनाडु की, जहां पर चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि भाई गिरती जो जन्म दर है, जनसंख्या है, वो भी बेहद खतरनाक है। इस खबर पर भी पोल के माध्यम से हमने आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता दें। जन्म दर गिरावट पूरे भारत के लिए गंभीर चिंता है, ये हमने आपसे प्रश्न पूछा और उत्तर आया 98% लोगों ने कहा हां, 2% लोगों ने कहा ना। अब हम बात करेंगे भारत पोल की और अत्याधुनिक होती भारतीय पुलिस फोर्स की। केवल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स नहीं, अब हमारी जो पुलिस है वो भी एडवांस हो जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो जाएगी। कैसे? अब मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। भारत में अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए गृह मंत्रालय 7 जनवरी को भारत पोल शुरू करने जा रहा है। इस बात को आपको मैंने बताया। इसे इंटरपोल की तर्ज पर बनाया गया है, जो अपराधियों की जानकारी साझा करने और उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का रास्ता खोलेगी। अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों का नेटवर्क और उनकी पकड़ अब और आसान होने वाली है। जो अपराधी भारत में अपराध करके विदेश भाग जाते हैं या विदेश में बैठे बैठे भारत में जुर्म का सिंडिकेट चलाते हैं, उनके खिलाफ अब राज्यों की पुलिस को इंटरपोल की तरह ही एक सशक्त हथियार मिलेगा। इंटरपोल जब आप सुनते हैं भारत में, तो ज्यादातर आपने देखा होगा ये अंग्रेजी मूवीज में आपने इसकी चर्चा सुनी होगी, और बहुत एडवांस्ड होता है, सब कनेक्टेड होते हैं। कोई अपराधी किसी भी देश भाग जाए, इंटरपोल की सहायता से जो नोटिसेस इश्यूज होते हैं, तो ये अब उससे एडवांस लेवल पर आप समझ लीजिए भारत पोल भी है, कनेक्ट हो जाएंगी हमारी पुलिस फोर्सेस। ना केवल एक फोर्स, लेकिन तमाम हर राज्य की पुलिस फोर्स भारत पोल से कनेक्ट होके इंटरपोल से कनेक्ट हो जाएगी। दरअसल गृह मंत्रालय भारत में भारत पोल शुरू करने का प्लान बना चुका है, जो इंटरपोल की तर्ज पर अपराधियों की जानकारी साझा करने और उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई का रास्ता खोलेगी। इसकी शुरुआत 7 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में करने वाली बात आपको बताई। आइए अब आपको जानते हैं कि ये कैसे काम करेगा, इसकी जरूरत क्या जो है और फायदे क्या कुछ होंगे। देखिए, देश में अपराध करके विदेश फरार होने और वहां से भारत में जुर्म का सिंडिकेट चलाकर तबाही मचाने वाले अपराधियों की अब खैर नहीं होगी।
वे दिन हवा होने वाले हैं जब क्रिमिनल छुप जाते थे और सालों साल पुलिस उनको तलाशती रहती थी। अब अपराधी देश में छिपे हों या फिर विदेश भाग गए हों, भगोड़े आतंकवादियों और अपराधियों की जानकारी राज्यों की पुलिस सीधे इंटरपोल से ले सकेगी। अब अपराधियों पर शिकंजा कसना आसान हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इंटरपोल की तर्ज पर भारत पोल शुरू कर दिया है। आइए अब जानते हैं कि आखिर भारत पोल क्या है और कैसे काम करेगा और इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई है। भारत पोल क्या है? सबसे पहले ये, अब केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने भारत पोल नाम से एक अत्याधुनिक पोर्टल बनाया है जो राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस और एनआईए व ईडी समेत सभी जांच एजेंसियों को एक साथ जोड़ता है। भारत पोल कब से काम करेगा ये भी जान लीजिए। भारत पोल का सफल ट्रायल हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने आज मंगलवार यानी 7 जनवरी को भारत मंडपम में भारत पोल लॉन्च किया है, यानी कि आज से ही ये काम करेगा। इंटरपोल क्या है जिसकी तर्ज पर भारत पोल बनाए ये भी जान लीजिए। इंटरपोल जो है 195 देशों की जांच एजेंसियों का पुलिस संगठन है, यानी 195 कंट्रीज यानी और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का एक पुलिस का ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, जो दुनिया भर में अपराध पर लगाम कसने के लिए अपराधियों के बारे में जानकारी, सूचनाओं का लेन देन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग और उन्हें दबोचने के लिए इंटरनेशनल नोटिस जारी करता है। भारत की ओर से सीबीआई इससे जुड़ी हुई है, वहां सीबीआई के अधिकारी नियुक्त हैं। भारत पोल की जरूरत क्यों पड़ी अब ये भी समझ लीजिए। आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के बाद विदेश भाग चुके अपराधियों की जानकारी के लिए अभी राज्यों की पुलिस को सीबीआई से आग्रह करना पड़ता है। इसके बाद सीबीआई इंटरपोल में बात करती है, तब जाकर एक नोटिस जारी होता है। इस प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है। भारत पोल के माध्यम से राज्यों की पुलिस व संबंधित जांच एजेंसियां सीधे पोर्टल पर रिक्वेस्ट इंटरपोल को कर सकेंगी, यानी कि भाई उत्तर प्रदेश में नोएडा में बैठी हुई पुलिस सीधा इंटरपोल से कनेक्ट हो जाएगी और कहेगी हमारा ये अपराधी है, शायद देखिए वहां भाग गया होगा, इसके लिए हमें एक नोटिस इशू करना है। तो इतनी पावरफुल नोएडा की पुलिस भी हो जाएगी, या कह लीजिए दिल्ली की किसी एक क्षेत्र की पुलिस हो जाएगी, या फिर पंजाब के किसी क्षेत्र की पुलिस हो जाएगी, बंगाल में कोई चौकी अगर किसी पर हो, मान लीजिए अलीपुरद्वार में है, हाशीमारा में, ऐसी किसी भी जगह पर कोई चौकी है तो वो इतनी पावरफुल हो जाएगी कि कनेक्टेड हो जाएगी। अब भारत पोल से क्या लाभ होगा? मौजूदा वक्त में पुलिस को पता करना हो कि उनकी रिक्वेस्ट का स्टेटस क्या है, इसके लिए दोबारा सीबीआई को ईमेल या फैक्स करना पड़ता है, पूछना पड़ता है। भारत पोल के जरिए पुलिस सीधे रिक्वेस्ट ट्रैक कर सकेगी कि भाई कैसे मेरा जो रिक्वेस्ट है वो किस स्टेज पर पहुंच चुकी है, तो एडवांस कर दिया गया है। बिल्कुल ऐसे कि आप कोई पोस्ट भेजते हैं तो आप ट्रैक कर सकते हैं अपने कुरियर को, या फिर आप किसी ई कॉमर्स साइट से कुछ ऑर्डर करते हैं तो आप उसको पूरा ट्रैक कर सकते हैं। इस तरीके से पुलिस भी अपनी रिक्वेस्ट को ट्रैक कर पाएगी, किस स्टेज पर मेरा एप्लीकेशन, मेरी रिक्वेस्ट जो पहुंची है। अब क्या भारत पोल नोटिस जारी कर सकेगा? ये एक बड़ा प्रश्न है। भारत पोल कर सकेगा? नहीं, यहां पर उत्तर नहीं है। भारत पोल नोटिस जारी फिलहाल नहीं कर सकेगा, नोटिस इंटरपोल ही जारी करेगा। पुलिस को किसी अपराधी के बारे में जानकारी चाहिए तो भारत पोल के जरिए पुलिस जो है वो सीधे इंटरपोल से संपर्क कर सकेगी। एक कनेक्शन वहां पे आप बना सकते हैं, कनेक्टेड रह सकते हैं। अगर इंटरपोल की ओर से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है, यानी उनकी जो दरख्वास्त है वो स्वीकार हो जाती है, तो देश छोड़कर भाग चुके अपराधी के खिलाफ नोटिस जारी हो सकेगा। अब क्या पाकिस्तान इंटरपोल का सदस्य है? ये भी एक प्रश्न है। आधे से ज्यादा तो आतंकवादी दुनिया भर के, मैं तो कहूं 99% मान लो, तो वहां का उनका जन्मस्थली आतंकवादियों की क्या है, बच्चा बच्चा जानता है, पाकिस्तान है। तो क्या पाकिस्तान इंटरपोल का सदस्य है? बिल्कुल हाँ, पाकिस्तान भी इंटरपोल का सदस्य है। वो 1995 में इंटरपोल में शामिल हुआ था, जबकि भारत 1949 यानी 49 से इंटरपोल का सक्रिय सदस्य है, बहुत पहले से। भारत ने इंटरपोल की सहायता से कई भगोड़े अपराधियों का प्रत्यर्पण कराने में सफलता प्राप्त की है, बहुतों को वापस लाए हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के अनुसार 2021 से अब तक इंटरपोल के माध्यम से 100 से अधिक अपराधियों को भारत लाया जा चुका है, जिसमें से 2024 में ही 26 अपराधियों का प्रत्यर्पण हुआ है। इनमें सलमान रहमान खान, बरकत अली खान और रायहान और जैसे कई अपराधी जो हैं वो शामिल हैं। तो इंटरपोल की तर्ज पर ही अब बना है भारत पोल, और भारत पोल को शक्तियां असीमित मिलेंगी। इस खबर पर भी चलिए, पोल के माध्यम से हमने प्रश्न पूछा इंटरपोल और भारत पोल पर, हमारा पोल क्या है वो जान लीजिए। फरार होने वाले अपराधियों की अब खैर नहीं, 93% लोग कहते हैं बिल्कुल खैर नहीं है।
तमिलनाडु विधानसभा के सोमवार के सत्र में एक बार फिर राज्यपाल आर.एन. रवि और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की सरकार के बीच तनाव देखने को मिला। राज्यपाल ने राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाते हुए अभिभाषण देने से इनकार कर दिया और सत्र बीच में ही छोड़कर चले गए। ये पहली बार नहीं है जब राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच ऐसा टकराव हुआ है। इस बार का विवाद जो है वो राष्ट्रगान और तमिल गान के लिए गाए जाने की परंपरा को लेकर है, जिसने संवैधानिक मर्यादाओं और परंपराओं पर एक गंभीर बहस छेड़ दी है। क्या है पूरा मामला, ये आपको बताता हूं। तमिलनाडु विधानसभा की परंपरा के अनुसार सत्र की शुरुआत में तमिल थाई वल्थु गाया जाता है, जिसे राज्य गान का दर्जा प्राप्त है, और सत्र के अंत में राष्ट्रगान गाया जाता है, यानी नेशनल एंथम। लेकिन राज्यपाल आर.एन. रवि ने इस प्रक्रिया पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगान को सत्र की शुरुआत और अंत दोनों समय गाया जाना चाहिए, ये जरूरी है। राज्यपाल की इस आपत्ति को लेकर विधानसभा में बहस छिड़ गई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष से इस पर चर्चा की, लेकिन जब उनकी अपील नहीं मानी गई तो उन्होंने अपना अभिभाषण दिए बिना ही सदन छोड़ दिया। राजभवन ने इसे संविधान और राष्ट्रगान का अपमान बताया। वहीं मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इसे लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन करार दिया है। फरवरी 2024 और अन्य घटनाओं की पुनरावृत्ति कैसे हुई है, ये जान लीजिए। ये पहली बार नहीं है जब राज्यपाल ने तमिलनाडु विधानसभा में अभिभाषण देने से इनकार किया हो। फरवरी 2024 में भी उन्होंने इसी प्रकार से विधानसभा छोड़ दी थी। उस समय उन्होंने कहा था कि अभिभाषण में शामिल कई तथ्य भ्रामक हैं और सत्य से दूर हैं। 2022 में भी राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के कुछ हिस्सों को पढ़ने से इनकार कर दिया था। इनमें बी.आर. अंबेडकर, पेरियार और द्रविडियन मॉडल जैसे संदर्भ शामिल थे। राज्यपाल ने यह कहते हुए सत्र बीच में छोड़ दिया कि यह उनके संवैधानिक कर्तव्यों के खिलाफ जाता है। अब राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच बढ़ता टकराव क्या है, ये आपको बताता हूं। राज्यपाल आर.एन. रवि और डीएमके सरकार के बीच मतभेद तमिलनाडु में कोई नई बात नहीं है। 2021 में राज्यपाल का कार्यभार संभालने के बाद से ही आर.एन. रवि और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बीच कई मुद्दों पर टकराव देखा गया है। राज्य सरकार का आरोप है कि राज्यपाल बीजेपी के प्रवक्ता की तरह व्यवहार कर रहे हैं और सरकार के बिलों को अनावश्यक रूप से रोक रहे हैं। डीएमके सरकार का कहना है कि राज्यपाल संविधान के तहत अपने कर्तव्यों का पालन करने के बजाय राजनीतिक एजेंडा जो है वो चला रहे हैं। अब संवैधानिक और कानूनी पहलू क्या है, ये भी समझ लीजिए। इस विवाद ने राज्यपाल की भूमिका और उनके संवैधानिक अधिकारों को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। संविधान के अनुच्छेद 163 और 64 के तहत राज्यपाल को मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट ने भी कई मौकों पर कहा है कि राज्यपाल को कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। लेकिन तमिलनाडु में बढ़ते विवाद ने राज्यपाल और सरकार के बीच संवादहीनता को उजागर कर दिया है कि भैया बातचीत ही नहीं होगी। अब राष्ट्रगान और तमिल गान का मुद्दा क्या है, ये भी समझ लीजिए। राज्यपाल ने राष्ट्रगान को दोनों समय गाए जाने की बात कही, जबकि तमिलनाडु सरकार ने इसे विधानसभा की परंपरा के अनुसार अंत में गाने का फैसला किया। ये मुद्दा संवेदनशील हो गया है क्योंकि इसमें संविधान, परंपरा और भावनाओं का टकराव है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राज्यपाल के व्यवहार को बचकाना बताते हुए कहा कि यह राज्य के लोगों और लोकतांत्रिक परंपराओं का अपमान है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जब राज्यपाल अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकते तो वे इस पद पर क्यों बने हुए हैं। अब राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव भी समझ लीजिए। ये विवाद तमिलनाडु की राजनीति में डीएमके और बीजेपी के बीच बढ़ते मतभेदों का प्रतीक बन गया है। राज्यपाल का बीजेपी की नीतियों के प्रति झुकाव डीएमके के आरोपों को बल देता है। अब देखिए, सामाजिक रूप से यह विवाद तमिल अस्मिता बनाम राष्ट्रीय पहचान के संघर्ष का प्रतीक बनता जा रहा है। डीएमके ने हमेशा तमिल संस्कृति और परंपरा को प्राथमिकता दी है, जबकि राज्यपाल का राष्ट्रगान को लेकर जोर देना राष्ट्रीय पहचान को प्रमुखता देने का संकेत है, जो कि बिल्कुल ठीक है। तमिलनाडु विधानसभा में राज्यपाल और सरकार के बीच बढ़ते टकराव ने संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ये जरूरी है कि राज्यपाल और सरकार दोनों अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय संवाद और समझदारी का मार्ग अपनाएं। तमिलनाडु में यह विवाद केवल विधानसभा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर संवैधानिक भूमिकाओं और परंपराओं पर एक बड़ी बहस को जन्म देगा। ऐसे समय में जब देश लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, इस प्रकार की घटनाएं चिंताजनक हैं और इनके समाधान के लिए संवैधानिक मर्यादाओं का पालन ही एकमात्र रास्ता है।
मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और उनकी पार्टी डीएमके अक्सर अपने बयानों और कदमों को लेकर विवादों में रहती है। कई बार केंद्र सरकार राष्ट्रीय प्रतीकों और भारतीय एकता को लेकर उनके बयानों पर सवाल उठे हैं। विवाद कौन कौन से, वो आपको बताता हूं। सेंगोल विवाद और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रतीक का अपमान, मई 2023। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान ऐतिहासिक सेंगोल को स्थापित किया, जिसे भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। स्टालिन ने इस कदम को तमिलनाडु की परंपरा को तोड़ने और सस्ते राजनीतिक प्रचार का हिस्सा बता दिया। अब सनातन धर्म के खिलाफ बयानबाजी 2023 में क्या की गई डीएमके की तरफ से, ये सुन लीजिए। डीएमके नेता और स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की थी। उदयनिधि के इस बयान का बचाव करते हुए एमके स्टालिन ने भी इसे सामाजिक समानता का मुद्दा बताया। इसे पूरे देश में भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा का अपमान माना गया। बीजेपी और अन्य पार्टियों ने इसे भारत के मूल सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ करार दिया है। हिंदी भाषा का विरोध और हिंदी थोपने का मुद्दा। स्टालिन और डीएमके ने बार बार हिंदी भाषा के प्रति अपने विरोध, अपने क्रोध को आक्रामक तरीके से पेश किया है। उन्होंने हिंदी थोपने के प्रयासों को दक्षिण भारत की सांस्कृतिक आजादी पर हमला करार दिया। हिंदी दिवस का बहिष्कार करना और हिंदी विरोधी अभियान चलाना पूरे भारत में अब विवाद का कारण तो बन ही चुका है। इसे कई लोगों ने भारत की भाषाई एकता और विविधता को ठेस पहुंचाने वाला कदम बताया है कि भाई आपको हिंदी से चिढ़ क्यों है। किसी भी भाषा से किसी भी भारतीय को चिढ़ नहीं होनी चाहिए। भारत बनाम इंडिया विवाद, ये भी विवाद है, भूल मत जाइएगा इसको। सितंबर 2023 का मामला, जब केंद्र सरकार ने इंडिया के बजाय भारत नाम को प्रमुखता देने का प्रस्ताव रखा तो स्टालिन ने इसे संघीय ढांचे पर हमला करार दिया। उन्होंने भारत को आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा से जोड़ते हुए इसे असंवैधानिक बताया। उनके इस बयान को राष्ट्रीय पहचान को कमजोर करने वाला कदम माना गया है। 2022 में राज्यपाल के अभिभाषण को हटाने का विवाद। जनवरी 2022 में राज्यपाल आर.एन. रवि ने तमिलनाडु विधानसभा में डीएमके सरकार के द्रविडियन मॉडल और भारतीय संविधान के प्रावधानों को लेकर आलोचना की। इसके जवाब में डीएमके सरकार ने राज्यपाल के भाषण के कुछ हिस्सों को रिकॉर्ड से हटाने का आदेश दे दिया। इसे राज्यपाल के संवैधानिक पद का अपमान और भारतीय गणराज्य की मर्यादा के खिलाफ बताया गया है। भारत माता के नारे पर विवाद 2021, ये विवाद भी जान लीजिए। स्टालिन और डीएमके नेताओं ने सार्वजनिक कार्यक्रम में जो कार्यक्रम होते हैं उसमें भारत माता की जय नारे को अस्वीकार करते हुए इसे सांस्कृतिक दमन करार दिया। ये बयान राष्ट्रीय प्रतीक और भारत के प्रति प्रेम को लेकर विवादों में रहा है। भारतीय सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा पर बयान 2020। सीएए एनआरसी विरोध प्रदर्शनों के दौरान स्टालिन ने बीजेपी सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए भारतीय सेना की भूमिका पर सवाल उठाए। इसे राष्ट्रवाद और भारतीय सेना का अपमान बताया गया है। तो देखिए, एमके स्टालिन कोई ऐसे तो है नहीं कि भाई उनके द्वारा कुछ ऐसा नहीं किया गया हो गलत। उनके द्वारा कई गलतियां की गई हैं और अब एक नया विवाद उनकी तरफ से आ गया है। राष्ट्रगान पहले अगर चले इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तमिल गान उसके बाद चले इसमें भी किसी को आपत्ति नहीं है। देखिए, सबसे पहले राष्ट्र, उसके बाद राज्य। कोई भी राज्य हो, देश से बड़ा कोई राज्य नहीं है और सारे राज्य देश का ही हिस्सा हैं। इस खबर पर भी पोल के माध्यम से हमने आपसे जो प्रश्न पूछा वो आपको बताएं। एमके स्टालिन को मांगनी चाहिए माफी इस कृत्य के लिए 93% लोगों ने, 93% लोगों ने कहा हां, 7% लोगों ने कहा ना, लेकिन बहुमत कहता है हां। अब आगे बढ़ते हैं, एक रिपोर्टर स्पेशल स्टोरी आपको बताते हैं। भारतीय रेलवे ने वंदे भारत ट्रेन को कश्मीर घाटी में चलाने के लिए विशेष रूप से तैयार किया है ताकि यात्रियों को भारी बर्फबारी और कठोर मौसम में भी कोई परेशानी ना हो। यह ट्रेन अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है जो न केवल कठिन जलवायु परिस्थितियों का सामना कर सकती है बल्कि पत्थरबाजी जैसी समस्याओं से भी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है। यानी पत्थरबाज पत्थर मारे, इस ट्रेन पर असर नहीं होगा। जी हां, इस ट्रेन के पायलट के शीशे अत्याधुनिक तकनीक से बनाए गए हैं जिस पर ना तो बर्फ जम सकती है और ना ही पत्थर का कोई असर होगा इस पे। ऐसा इसलिए है क्योंकि कश्मीर घाटी में कभी कभी पत्थरबाजी की घटनाओं की वजह से ट्रेन संचालन बाधित होती रही है। पत्थरबाजी की घटनाओं से उत्पात मचाने वाले पत्थरबाज अब तो खैर गायब हैं, लेकिन फिर भी वंदे भारत ट्रेन में ऐसे शीशे लगाए गए हैं जो पत्थरों के प्रहार को झेल सकते हैं। इससे न केवल पायलट सुरक्षित रहेंगे बल्कि यात्रियों को भी बेहतर सुरक्षा मिलेगी। यह तकनीक विशेष रूप से उन क्षेत्रों में उपयोगी है जहां सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है। तो इस पर यह कहना गलत नहीं होगा कि यात्रियों की सुरक्षा और आराम की गारंटी है यह वंदे भारत ट्रेन।
इतना ही नहीं, भारी बर्फबारी में भी इस ट्रेन के टैंक के पानी के जमने का खतरा नहीं, यानी बहुत ठंड पड़ी तो आपका जो पानी है ट्रेन का वो जमेगा नहीं, क्योंकि इसमें हीटिंग सिस्टम लगाया गया है। इसके अलावा ट्रेन के इंजन यानी उसकी इंजन और अन्य उपकरणों को ठंडे मौसम में भी पूरी क्षमता से काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसी पर जब हमारे दिल्ली के संवाददाता सागर कुमार ने रेलवे अधिकारियों से बात की तो इस ट्रेन पर रेलवे अधिकारियों का मानना है कि यह ट्रेन न केवल परिवहन की सुविधा बढ़ाएगी बल्कि स्थानीय निवासियों और पर्यटकों के लिए विश्वास का प्रतीक बनेगी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दिलीप कुमार के अनुसार वंदे भारत ट्रेन घाटी के लोगों के लिए सुरक्षा और विकास का प्रतीक होगी। नॉर्दर्न रेलवे के प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर NK चंद्रा ने बताया कि ट्रेन को ऐसी तकनीकों से लैस किया गया है जो घाटी की चरम जलवायु का सामना कर सकते हैं। वहीं रेल भवन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दिलीप कुमार ने भी इस पहल को यात्रियों के लिए सुविधा और सुरक्षा का नया युग बताया। क्या कुछ कहा है रेलवे के अधिकारियों ने सुदर्शन न्यूज से खास बातचीत में सागर कुमार के साथ, जरा आप भी सुनिए। वो कश्मीर की वादियों के अंदर दौड़ेगी, लेकिन कहीं उस वंदे भारत के पहियों पर ब्रेक ना लग जाए। इस बार की ये वंदे भारत जो है वो बिल्कुल अलग होगी। क्या क्या ये वंदे भारत जो ट्रेन इस समय शकूर बस्ती के अंदर खड़ी है, ये और दूसरे वंदे भारत से बिल्कुल अलग होगी। क्या क्या कुछ खास होगा इसके अंदर, आप ये जो देख सकते हैं ये केबिन है। और यहाँ पर पहली बात तो जो कश्मीर के अंदर पत्थरबाज हैं वो सावधान हो जाएं, क्योंकि इस शील्ड पर जो है पत्थरबाजों का भी किसी तरह का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ये उस तरह का लेयर का बना है पत्थर। अगर इस पर कोई पत्थर मारता है तो इस शील्ड पर पत्थरबाजी का कोई असर नहीं होगा। दूसरी खास बात, अगर जिस तरह से कश्मीर के अंदर भारी बर्फबारी होती है तो वो इसके ऊपर रुकेगी नहीं, यानी कि वो स्लैप हो जाएगा। और ये जो आप वाइपर देख रहे हैं ना, ये वाइपर भी बिल्कुल खास किस्म के बने हैं, और यानी कि ये इसके जो अंदर से पानी निकलेगा जो वाइपर का, वो भी गर्म होगा, यानी हीटेड पानी होगा। जो इसके ऊपर बर्फ होगी वो जमने नहीं देगा, वो हटा देगा। उस पे पैसेंजर एरिया को कंफर्टेबल रखने के लिए, नॉर्मल कंफर्टेबल टेम्परेचर पे रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसमें हीटिंग एलिमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं, जिसके थ्रू सलून एरिया में और टॉयलेट एरिया में एक नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन किया जाएगा जो ह्यूमन बॉडी के लिए सूटेबल है। ये इंतजाम वैसे एयर कंडीशन हमारी बाकी वंदे भारत में एयर कंडीशन है, लेकिन उसमें इस तरह का हीटिंग एलिमेंट्स नहीं प्रोवाइड किए हुए हैं। इसके साथ ही जो इसमें वाटर सप्लाई का अरेंजमेंट है, चाहे वो पानी की टंकी हो या वो पाइपलाइंस हो, वो सभी एक विशेष सिलिकॉन फाइबर, स्पेशल सिलिकॉन फाइबर के हीटिंग पैड द्वारा क्लैडिंग की गई है उनकी, और उसमें हीटिंग एलिमेंट्स साथ साथ में रन कर रहे हैं ताकि पानी को एक विशेष टेम्परेचर पे रखा जा सके, वो टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके, पानी फ्रीज नहीं हो। तो इसमें पानी फ्रीज नहीं हो। कश्मीर घाटी के लिए सीधी ट्रेन सेवा का परिचालन पूरे देश के लिए गौरव का क्षण होगा। रेलवे ने सीधी कनेक्टिविटी स्थापित कर दी है, रेलवे लाइन बनाई जा चुकी है और अब कुछ जरूरी परीक्षण किए जा रहे हैं। उन परीक्षणों के बाद कश्मीर वैली के लिए सीधी ट्रेन सेवा चलाने का फैसला लिया जाएगा, जिसमें यह एक रेक भी है जो वंदे भारत का स्पेशल रेक है, जिसको कि कश्मीर के टेम्परेचर को ध्यान में रख करके डिजाइन किया गया है। इसका जो लोको पायलट का कैब है और जो पैसेंजर का एरिया है, इन दोनों को इस ढंग से डिजाइन किया गया है कि जब टेम्परेचर -30 डिग्री तक चला जाए तब भी जो है किसी प्रकार की परेशानी लोगों को न हो। इसमें हम लोगों ने सिलिकॉन हीटिंग पैड्स लगाए हैं अलग जगह पर, और पूरा जो एडवांस हीटिंग सिस्टम है वो इस पूरे ट्रेन में लोको पायलट के कैब से लेकर करके पैसेंजर कोच में, टॉयलेट्स में, सब जगह पर हम लोगों ने वो सिस्टम लगाया है। तो पूरी जो जर्नी है वह इवन इफ की टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा तब भी जो है जर्नी जो है वो बहुत बढ़िया रहेगी। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। चलिए स्पेशल स्टोरी के बाद अब आप हमको बताएं कि इस खबर पर हमने पोल के माध्यम से क्या प्रश्न आपसे पूछा, वो भी आपको बता देते हैं। चलिए, ये प्रश्न आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, यात्रियों की सुरक्षा और आराम की गारंटी है वंदे भारत ट्रेन, ये आपको हम बता देते हैं। तो आराम की गारंटी के रूप में, और ये उत्तर क्या आया है, 97% लोगों ने कहा है हाँ, 3% लोगों ने कहा है ना। तो बहुमत ये मानता है कि हाँ भाई, सुरक्षा की गारंटी है।
का अब रुख करते हैं अमेरिकी सांसद और साथ ही साथ भारतवंशी कह लीजिए सुहास सुब्रमण्यम ने श्रीमद् भागवतम की शपथ ली है और धर्म ग्रंथ श्रीमद् भागवतम को साक्षी मानकर पद और गोपनीयता की शपथ ली। बता दें कि सुब्रमण्यम अमेरिका के पूर्वी तट से पहले भारतीय अमेरिकी कांग्रेस सदस्य यानी सांसद हैं। सुब्रमण्यम की माताजी भी इस खास मौके की गवाह बनी और उन्होंने अपने बेटे को दुनिया के सबसे ताकतवर देश के सांसद के रूप में शपथ लेते हुए देखा है। बता दें कि 43 साल की तुलसी गाबार्ड, जो कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के लिए चुनी जाने वाली पहली हिंदू अमेरिकी हैं, गीता पर शपथ लेने वाली पहली सांसद थीं। बता दें कि सुब्रमण्यम पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के निजी सलाहकार रह चुके हैं। उन्होंने 2019 में पहली बार चुने जाने के बाद से वर्जीनिया जनरल असेंबली में भी काम किया है। बता दें कि अमेरिका की 119वीं कांग्रेस में 4 हिंदू सांसद हैं। अन्य 3 हिंदू सांसद राजा कृष्णमूर्ति, रो खन्ना और श्री शानेदार हैं। ये आंकड़ा अमेरिका की सियासत में भारतीय अमेरिकियों के बढ़ते दबदबे को दिखाता है और जानकारी के मुताबिक हिंदू और जो है अमेरिकी कांग्रेस में तीसरा सबसे बड़ा जो हिंदू जो धर्म है वो तीसरा बड़ा धार्मिक गुट है, धार्मिक समूह है। 461 सदस्यों के साथ ईसाई सबसे बड़ा धार्मिक समूह है, जिसके बाद 32 सदस्यों के साथ यहूदी हैं। अमेरिकी कांग्रेस में 3 बौद्ध सदस्य भी हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर धर्म ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता को साक्षी मानकर पद और गोपनीयता की शपथ यहां पर ली गई है और ये खूबसूरत तस्वीर है। चलिए इसी के साथ आज्ञा दीजिए। मन तो था आपसे और बात करने का, लेकिन समय इतनी अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने की। कल फिर आएंगे, नए मुद्दे लेकर आएंगे। तब तक के लिए मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।